नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यान माला हम 1 साल से चला रहे हैं। लगभग 43 इसके भाग हो चुके हैं। आज 24 नवंबर गुरुवार, आज 44 आज इसका व्याख्यान है। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। प्रणाम। आज हमारा विषय है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। धन्यवाद। केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। स्वाति जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम। आज का विषय हमारा भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि ऐसा है। सामान्यतः जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको भारतीयता की कोई पार्श्वभूमि नहीं है, ऐसे सब लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो पश्चिम की देन है दुनिया को। भारत में इसका विकास कितना हुआ था और यदि आज की तरह विकास नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था, इस विषय में वह पूरी तरह से अनजान हैं। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। वैसे तो दुनिया हमेशा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में ही जीती रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा न तो सत्ययुग था और न ही कलयुग होगा। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है यह साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसके कुछ विशेष अर्थ निकलते हैं। इन अर्थों को हमें समझना होगा, क्योंकि यह सब जो अर्थ हैं यह पश्चिमी अवधारणाओं के कारण इन्हें प्राप्त हुए हैं और जिसके कारण जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दोनों ही सामान्यतः तटस्थ रहते हैं, ये संहारक बन गए हैं। पूरी विश्व की मानव जाति को आत्मनाश की दिशा में तेजी से भगा रहे हैं। डॉक्टर बैरी कॉमनर करके एक प्राध्यापक हुए हैं, जिनका संदर्भ डॉक्टर शूमाकर की जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल उसमें दिया है उन्होंने। डॉक्टर बैरी कॉमनर बताते हैं द जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स द ह्यूमैनिटी इज फेसिंग टुडे, यानी जो विशाल विराट विकट ऐसी संकट आज मानव जाति भोग रही है, आगे बताते हैं वो आर नॉट बिकॉज ऑफ द फेल्यूर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फेल्यूर्स हैं, जो अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनके कारण नहीं है। आगे वो कहते हैं बट दे आर बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड सक्सेसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो जिन्हें सफलता माना गया है, जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत जबरदस्त, बहुत प्रभावी, बहुत दुनिया को हितकारी ऐसे जो खोज कार्य हैं, ऐसे जो
उपक्रम हैं उनके कारण है। विचार कीजिए, ये दुनिया भर में प्रदूषण जो बढ़ा है, क्या इसमें रसायनों का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है? क्या पृथ्वी के सृष्टि के शोषण के जो साधन बने हैं, फिर वो बड़े बड़े अर्थ मोवर्स के साधन होंगे, फिर वो यातायात के साधन होंगे विमानों जैसे, क्या यह सब बंबई या दिल्ली में तो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा माध्यम ये सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं, और यह सब टेक्नोलॉजी के सक्सेसेस के उदाहरण है, ये सफलता के उदाहरण है। प्लास्टिक का अंबार लगा जा रहा है देश दुनिया में, उस प्लास्टिक के कचरे का करना क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के, वैज्ञानिकों के, सो कॉल्ड वैज्ञानिकों के, साइंटिस्टों के। न्यूक्लियर पावर की निर्मित हुई और हम देखते हैं इस अणु बम और परमाणु बम इस प्रकार से लोगों ने बना के रखे हैं कि किसी भी क्षण यदि कोई दुर्विचारी, अविचारी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये लग गए तो पूरी पृथ्वी की मानव जाति का विनाश कोई बहुत दूर की बात नहीं रहेगी। अभी हमने पिछले 2-2.5 वर्षों में एक बहुत भीषण संकट इस टेक्नोलॉजी के कारण ही भोगा है। कोरोना का यह काल था। ये कोरोना है क्या आखिर? ये बायोटेक्नोलॉजी के कारण निर्मित, विश्व को बंधक बनाने वाला, विश्व की मानव जाति को बंधक बनाने वाला, भयभीत करवाने वाला, ऐसा है बायोटेक्नोलॉजी का एक उपक्रम है। और कहा जाता है कि चीन ने षड्यंत्र रचा कि बाकी सब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएं, लेकिन चीन को इतने बड़े पैमाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बंबई या दिल्ली में या बंगलोर में या पुणे में ऐसे शहर में काम करने वाली, वायरसेस के ऊपर काम करने वाली एक छोटी सी लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला पूरे विश्व को बंधक बना सकती है। इतनी सामर्थ्य इस बायोटेक्नोलॉजी में है। अब यह भी बड़ा सक्सेस, बहुत विकट ऐसा या बहुत बड़ा ऐसा सफलता का चरण माना जाता है, और इसके फल हम पूरी दुनिया के मानव जाति के लोग भुगत चुके हैं। इस दृष्टि से ये जो अभारतीय दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है, इसे समझना, इसके जो सर्व अहितकारी ऐसे जो पहलू हैं, इनको दूर करना और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि को प्रत्यक्ष में व्यवहार में लाना, यह आज जितना प्रासंगिक हुआ है उतना शायद कभी नहीं हुआ होगा। साइंस, विज्ञान, इनके बारे में एक बहुत, और इसके साथ में ही अध्यात्म, इसके बारे में बहुत भ्रम विद्वान लोग और साइंटिस्टों ने पाले हैं। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं जहां साइंस खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। कोई कहता है कि साइंस और विज्ञान एक ही है, साइंस का अनुवाद भारतीय भाषा में विज्ञान है। यह सब साइंटिस्ट होंगे, फिलोसोफर्स होंगे, यह न तो अध्यात्म को ठीक से जानते हैं, न विज्ञान की भारतीय अवधारणा को जानते हैं, और न ही साइंस की सीमाओं को जानते हैं।
मोटे तौर पर हम यदि साइंस और विज्ञान का विचार करें तो समझ में ये आता है कि साइंस का संबंध जो है यह वर्तमान के साइंटिस्टों ने पंच महाभूतों तक सीमित कर दिया है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों तक सीमित करके रखा है। और इसका परिणाम ऐसा हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि 1980 का जो दशक था, 1987-88, इसके बाद प्योर साइंसेस में, शुद्ध विज्ञान, शुद्ध साइंसेस, इसमें रत्ती भर भी, एक कदम भी साइंटिस्ट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जो कुछ विकास हुआ दिखाई देता है, यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विकास है। प्रौद्योगिकी से जीवन को अधिकतम गति देने का प्रयास है, ऐसा हमारी समझ में आएगा। प्योर साइंसेस वाले लोग कहते हैं कि देखो भाई, हमारा तो काम शोध कार्य है, हम तो उतना करेंगे, उसका उपयोग कोई हानि करने के लिए करता है तो हम क्या करें। यही वास्तव में जो अभारतीय जीवन की दृष्टि है, उसके कारण होता है कि वहां सभी बातों का, जीवन के अलग अलग पहलुओं का टुकड़ों में विचार होता है। शुद्ध साइंसेस वाले कहते हैं हमें क्या लेना देना, यह जो नैतिकता का विषय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग नैतिकता के साथ में सदाचार के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए करना है, तो हमारा काम थोड़ी है। यह तो शिक्षा का काम है। एक विज्ञान भारती के कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता के साथ में जब मेरा संवाद चल रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि भाई, हम साइंस के लोग, क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा तो काम, क्योंकि यह उन पर जो प्रभाव था, भले वो विज्ञान भारती का काम करते हो, उन पर जो प्रभाव था यह अभारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दृष्टि का ही था। इसके लिए वो कह रहे थे कि ये तो, इसको, मानव जाति को संकट से बचाना, उसके लिए ये जो प्योर साइंसेस है उसका उपयोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के करना, यह शिक्षा का काम है। ऐसा टुकड़ों में विचार शुरू होता है तो समझ लीजिए कि समस्याएं निर्माण होने वाली है। हमने भारतीय शोध दृष्टि इस अध्याय में इस अभारतीय वैज्ञानिक साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में जाना है, किस प्रकार से ईसाइयत के जो अबुद्धि संगत तत्व हैं और जो यूरोपियन फिलोसोफर्स, रेने डिकार्ते जैसे ऐसे लोगों ने जो दृष्टि दी है, इसके आधार पर वर्तमान साइंस की पॉलिसीज निर्माण होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज यूरोपियन समाज तय करते हैं और भारत जैसे देश उनका अंधानुकरण करते हैं। आज तो यही स्थिति है। इससे कुछ भी अलग कहना, इसका अर्थ यह होगा कि जो साइंस का जो समुदाय है, साइंटिफिक कम्युनिटी, उसमें से बाहर फेंके जाना। और इस डर के कारण कुछ लोग साइंस के आगे, विज्ञान के स्तर पर भी विचार करने वाले होने पर भी, वह अपने विचार प्रकट रूप से लोगों के सामने रखते नहीं है। साइंस और आध्यात्म, ये दोनों ही, और विज्ञान भी, तीनों ही, यह सत्य की खोज के मार्ग हैं, इसे हम समझें। आध्यात्म तो उस सत्य को प्राप्त करने का मार्ग है। साइंस पंच महाभूतों का विषय है। इन पंच महाभूतों का उपयोग या दुरुपयोग भी किस प्रकार से हो सकता है, यह वर्तमान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यह उजागर करती है।
लेकिन इसे सर्वहितकारी ढंग से इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि का विषय है। विज्ञान की सीमाएं वर्तमान साइंटिस्टों ने पंच महाभूतों में बांध रखी हैं, लेकिन भारतीय विज्ञान की जो अवधारणा है, साइंस का सीधा अनुवाद विज्ञान नहीं है, इसे भी हमें समझना होगा। भगवत गीता का 7वां अध्याय ही ज्ञान विज्ञान योग है। उसमें जो विज्ञान की अवधारणा सामने आती है, उसमें वर्णन किया गया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है, यानी पंच महाभूत, जिसे आज साइंस ने अपनी सीमाएं बना रखा है, ऐसी साइंस के पंच महाभूत, उससे आगे मन बुद्धि और अहंकार, जो इस स्थूल साइंस की सीमा से परे के ऐसे विषय हैं। आज कुछ मात्रा में इस दिशा में कुछ साइंटिस्ट आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मन के बारे में अध्ययन होना शुरू हो गया है। लेकिन यह अध्ययन भी जो चलता है, यह पंच महाभूतों की सीमाओं के अंदर चलता है। मन के व्यापारों को समझना है तो पंच महाभौतिक साइंस के जो उपकरण हैं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में इनके बारे में एक और भगवत गीता में मार्गदर्शन मिलता है। उसमें बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर यो बुद्धे परसस्तु सः। जो सूक्ष्मता का विवरण इसमें दिया गया है इस भगवत गीता के अध्याय में, यह बताता है कि जो इंद्रिय हैं, जो पंच महाभूतों के बने हैं, यह इन पंच महाभूतों के सूक्ष्म ऐसे जो कण हैं उनसे बने हैं। और मन जो है, यह इंद्रियों से कहीं सूक्ष्म ऐसे कणों का बना हुआ है मन। बुद्धि उससे और सूक्ष्म है, और जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, यह तत्व तो इतने सूक्ष्म है कि उसका कुछ बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, आंकड़ों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आप विचार करिए कि पृथ्वी से सूर्य तक का जो अंतर है, कुछ करोड़ मील में होगा। अब इसे मापने के लिए आपको यदि कोई एक 6 इंच की फुटपट्टी दे दे या 12 इंच की फुटपट्टी दे दे, तो क्या आप इसका मापन संभव है? इसलिए फिर पृथ्वी से सूर्य तक का अंतर यदि उसकी गिनती करनी है, उसे समझना है, तो प्रकाश वर्ष या प्रकाश क्षण, एक क्षण में प्रकाश कितना अंतर चला जाता है, इसके आधार पर किया जाता है। तो जिसकी गिनती प्रकाश वर्ष के आधार पर की जा सकती है, उससे फुटपट्टी का मापन तो हो सकता है, लेकिन फुटपट्टी से इस प्रकाश वर्ष का मापन नहीं हो सकता। और इस कारण, जैसे श्लोक में मैंने बताया कि अष्टधा प्रकृति का पंच महाभूत यह एक हिस्सा है, और यह स्थूल हिस्सा है। इसका सूक्ष्म हिस्सा जो है मन बुद्धि अहंकार, जो एक दूसरे से और अधिक सूक्ष्म है। और सूक्ष्म का अर्थ समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य लोग समझते हैं सूक्ष्म का अर्थ है बारीक छोटा सा, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ होता है व्यापक, सूक्ष्म का अर्थ होता है बलशाली। और इसीलिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब सूक्ष्म टेक्नोलॉजी जो हैं, ये बहुत व्यापक है, बहुत भीषण है, बहुत भयंकर हैं। इस दृष्टि से साइंस यह
विज्ञान का एक छोटा हिस्सा है। इसे हमें समझना होगा। साइंस जहां खत्म होता है वहां से विज्ञान शुरू नहीं होता है। साइंस ही एक विज्ञान का बड़ा यदि भवन है तो उसका एक छोटा कमरा साइंस है। साइंस के पंच महाभूत हैं, इसे हमें समझना होगा। और जो जीवात्मा और परमात्मा का जो क्षेत्र है ये तो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके लिए विज्ञान का, अष्टधा प्रकृति का जो क्षेत्र है, यह इस अध्यात्म का और जिसे जानने का, जिसे प्राप्त करने का साधन धर्म होता है, उसका एक छोटा हिस्सा यह विज्ञान है। इसे हमें समझना होगा। और इसलिए इन तीनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये तीनों ही प्रकृति के नियम ही बताते हैं। साइंस प्रकृति के नियम ही ढूंढता है और क्या करता है। न्यूटन ने कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम शुरू नहीं किया था, तो नियम था जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से था। न्यूटन ने तो उसको समझा, जाना और लोगों के सामने रखा। उससे पहले भारतीयों ने रखा था, वो अलग बात है। और ऐसा कहा जाता है, और एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने कहा है कि न्यूटन ने इसे भारतीय साहित्य से चुराया था। अब चुराया होगा नहीं होगा वो छोड़िए। प्रश्न ऐसा है कि क्या आज के साइंटिस्ट इसे मानने को तैयार हैं कि उनकी जो प्योर साइंसेस की जो सीमा आ गई है, उससे आगे यदि वो विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मन बुद्धि अहंकार का एक विशाल क्षेत्र उनके लिए खोज कार्य के लिए खुला है। और फिर से बड़ी लगन के साथ, बड़ी समर्पण भावना के साथ वो इसमें लग सकते हैं। और इसके कारण जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो गलत दिशा मिल गई है, दी जा रही है, उसे बदला जा सकेगा। उसके ऊपर जो पूरा बौद्धिक शक्ति का उपयोग उसके लिए किया जा रहा है, उसमें से बहुत थोड़ी शक्ति वहां लगाकर बहुत बड़ी शक्ति इस अष्टधा प्रकृति के विज्ञान को समझने के लिए, और इससे भी आगे इसका जो व्यापक अध्यात्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र है। धर्म भी क्या है, हमने धर्म का जो व्याख्यान था उसमें जानने का प्रयास किया था और जाना था कि धर्म भी विश्व संचालन के नियमों को ही धर्म कहते हैं। सृष्टि का धर्म है, सब सर्वव्यापी है। और समाज का धर्म, मानव समाज का धर्म, मानव जाति का धर्म, ये सृष्टि के जो धर्म के नियम है उनमें से समाज से संबंधित जितने भी नियम है वह सब समाज धर्म है। व्यक्ति से संबंधित सृष्टि के जो नियम है वह व्यक्ति के धर्म है। इस प्रकार से साइंस, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, इन्हें हमें समझना होगा। तो हमें भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि को समझना सरल होगा। अब यह जो विज्ञान का क्षेत्र है, इस विज्ञान के क्षेत्र में मन का स्तर है, तो उस क्षेत्र का अध्ययन कैसे होगा। बहुत सरल बात है। जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उन्हें समझने के लिए भौतिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से मन के व्यापारों को समझना है तो हमें मन की प्रयोगशाला क्या होती है इसे समझना होगा। इस मन की प्रयोगशाला को सामर्थ्यवान बनाना होगा तो हम मनोव्यापार को समझ पाएंगे। आज जो अगले एक सत्र में हम इसको और विस्तार से वर्णन करेंगे, भारतीय मानसशास्त्रीय दृष्टि, उसमें थोड़ा सा इसका अधिक गहराई से विचार करेंगे। लेकिन यहां हम इतना तो समझ लें कि मनोव्यापार को समझने के लिए मन के उपकरण का, मन के माध्यम से जो साधन उपकरण, जो तरीके हमने विकसित किए होंगे, उनका ही उपयोग प्रभावी सिद्ध होगा। इसे समझना होगा। इसी प्रकार से आगे हम और देखते हैं कि वर्तमान साइंस के विकास की पार्श्वभूमि जो
ईसाइयत और देकार्ते के फिलॉसफी ये तत्व रहे हैं। यह सूत्र रूप में क्या है? तो पहली बात तो यह है, ईसाइयत जैसे मानती है कि सारी सृष्टि जो है यह मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए नहीं कहा है। वहां एडम को कहते हैं, क्या कहा जाता है कि यह सारी सृष्टि तुम्हारे उपभोग के लिए है, व्यक्तिगत स्तर पर कहा गया है। और इसलिए ये सारी सृष्टि जो है यह मनुष्य के उपभोग के लिए है, और इसके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बलवान होगा वो जिएगा, जो दुर्बल होगा तो बलवान जितना और जैसा चाहेगा वैसा और उतना ही जिएगा। यह शोषण का एक माध्यम बन जाता है, दुर्बल का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर। यह तो वर्तमान विज्ञान का आधारभूत सूत्र ही है। प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्ति बड़े अहंकार के साथ में हमारे साइंटिस्टों का बखान किया जाता रहा है। इतिहास देखें, हम साहित्य देखें कि किस प्रकार से प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। प्रकाश की गति से दौड़ने वाले वाहन निर्माण करने की दिशा में आज लोगों के प्रयास हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारा विज्ञान इतना विकसित था कि लोग इस प्रकार से प्रकाश की गति से अधिक तेज गति से चले जाते थे, या कम से कम प्रकाश की गति से तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चले जाते थे। इसका पुराणों में वर्णन मिलता है, महाभारत में भी है। ये जो रेवतक नाम का एक राजा था, इस रेवतक राजा जो था, इसकी बेटी जो थी रेवती, यह डील डॉल से बहुत ही आकार में बहुत बड़ी थी, और इसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। पूरी मानव जाति में, पूरी पृथ्वी पर देख लिया रेवतक ने, उसे ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जिससे रेवती का विवाह हो सके। इसलिए यह रेवतक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। अब ब्रह्मा जी का कल्पना की गई कि वो कोई ग्रह है जहां पर यह पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो दरबार चल रहा था ब्रह्मा जी का, और अलग अलग प्रकार के विषयों पर विचार हो रहा था। दरबार की समाप्ति के बाद में उन्होंने फिर पूछा कि कोई भाई समस्या लेकर कोई आए हैं क्या? तो रेवतक को सामने पेश किया गया। रेवतक ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपने मेरे लिए एक ऐसी बेटी तो दे दी कि जो बहुत प्रिय है मुझे, लेकिन उसका डील डॉल ऐसा आपने बनाया है, उसके लिए कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा है। इतनी उम्र हो गई है, अभी तक यह अविवाहित रह गई है। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, राजा रेवतक, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने साथ में रेवती को भी लेके आए। अब रेवतक को तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों कह रहे हैं ब्रह्मा जी ऐसा, लेकिन उसका अर्थ यह था कि तुम पृथ्वी से लेकर इस ब्रह्मलोक तक आए हो, यहाँ आने के लिए जो समय लगा है, तुम तो बहुत तेज गति से आए हो, प्रकाश गति से भी अधिक गति से आए हो। अब यह तो उसमें दिया नहीं गया है, लेकिन उस कथा का तात्पर्य यह मिलता है कि यह प्रकाश की गति से अधिक तेज गति से जाने पर समय थम जाता है। यह हमारे पुराण के लिखने वाले लोग जानते थे, आज के वैज्ञानिक भी ये कहते हैं, और यह सिद्ध किया है। जब प्रकाश की गति से कोई वस्तु चलती है तो उसकी आयु में वृद्धि नहीं होती। तो रेवतक को ब्रह्मा जी कहते हैं कि रेवती, तुम्हारे साथ में ये बहुत अच्छी बात है, तुम वापस जाकर पृथ्वी पर द्वारिका में जाओ, वहां पर रेवती के लिए एक उपयुक्त
ऐसा वर आपको प्राप्त होगा। और रेवती को लेकर वापस आए, और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम, वो भी ऐसे ही थे, डील डॉल से बहुत जबरदस्त, बिल्कुल एकदम रेवती के लिए सुयोग्य। आयु भी उनकी ऐसी थी कि रेवती से विवाह कर सकें। और उधर रेवती युवावस्था में ही वहां गई थी, और प्रकाश की गति से वहां जाना और प्रकाश की गति से यहाँ लौटने के कारण उनकी आयु में वृद्धि नहीं हुई थी। इसके लिए युवावस्था में ही थी। लेकिन इस बीच के काल में, यानी रेवतक यहाँ से ब्रह्मलोक गया, वहां से वापस लौटा, उतने काल में पृथ्वी पर कितनी ही सदियां बीत गई थी, लेकिन रेवती की उम्र नहीं बढ़ी थी, रेवतक की उम्र नहीं बढ़ी थी, और इसके लिए विवाह हो सका। यह कथा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह सब विज्ञान, यह मनोविज्ञान, यह बुद्धि का विज्ञान, यह आध्यात्म, इसके जानकार हम थे। यह तो हमारी पतन के कारण, जो प्राकृतिक पतन है, जो मनुष्य के आलस और प्रमाद के कारण पतन होता है, उसके कारण हम ये सब भूलते आए, छोड़ते आए, और उसी के कारण आज ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम हमारे ही ज्ञान को भुला बैठे हैं। और इसीलिए आज भारत में एक लहर सी उठी है, भारतीय ज्ञान धारा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में लोग विषय रख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यह अध्ययन, उसके साथ में यदि भारतीय जीवन दृष्टि का अध्ययन और उसके व्यावहारिक पहलुओं को समझा नहीं गया, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि नॉलेज तो हो गया, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना, कौन करेगा? सदाचार से जीना चाहिए तो सब जानते हैं, लेकिन सदाचार से जीने वाले लोग कैसे निर्माण किए जाते हैं, कौन जानता है? और इसका कोई उत्तर वर्तमान साइंटिस्टों के पास नहीं है। इसे यदि खोजना है तो भारतीय विज्ञान में ही खोजना होगा कि मन को आकार कैसे दिया जाता है, मन को संस्कारित कैसे किया जाता है, जीवात्मा और मन का संबंध क्या होता है, यह मन कैसे पाता है, मोक्ष की ओर बढ़ने का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार सक्रिय और सक्रियतम होते जाते हैं तो परमात्मा तत्व तक पहुंचते हैं। इसे समझने के लिए हमें इन बातों का, यह भारतीय समाज जीवन कैसा था कि जो इस प्रकार की प्रतिभाएं जीवन के हर क्षेत्र में विकसित करता था, उस पूरे जीवन को समझना होगा। और इस दृष्टि से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का विचार करना होगा। वर्तमान साइंस के मर्यादाओं को लांघ कर विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना होगा। तब जाकर भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि जो है, यह मानव जाति के लिए हितकर सिद्ध होगी। यह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है कि यह तो न्यूट्रल होती है, तटस्थ होती है, यह तो इनका उपयोग करने वाला जो है उसकी दुष्टता या उसकी सज्जनता पर निर्भर होता है कि वह टेक्नोलॉजी संहारक बनेगी या उपकारक बनेगी। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उपकारक बनाने की दृष्टि से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि जो है, इसे समझने का हम आगे प्रयास करेंगे। अभी मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना निवेदन यहाँ पर कर लें। उसके बाद भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि का विषय हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर, 1 मिनट।
नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जिन ग्रंथों पर आधारित है वो हमने 2 खंडों में प्रकाशित किए हैं। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है। कुल पृष्ठ इसके 728 है, लेकिन पंजीकरण छूट में ये आपको मात्र 799 रुपए में उपलब्ध है। छूट हम बार बार हर महीने बढ़ाते हैं, इसलिए कि इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो। हम भारतीय क्यों है, भारतीय होने का मतलब क्या है, भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय इसमें करा दिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये जो मंत्र हम गाते हैं, इसको पोषित करने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कृति प्रवण कराने वाला ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ है। ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हर एक स्नेही जनों के, आप्तजनों के घर में जरूर पहुंचाइएगा। आपसे मैं आह्वान करती हूँ। केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। इसके कुल पृष्ठ 200 है और मूल्य 350 है, लेकिन यह हमने आपके लिए छूट में मात्र 250 रुपए में उपलब्ध किया है। किसी को उपहार में देने के लिए भी यह आदर्श उपहार हो सकता है। इसका गूगल पे क्रमांक दोनों किताबों के लिए, और ये अगर तीनों आप एक साथ लेते हैं तो 1000 रुपए में आपको ये उपलब्ध करा दिए गए हैं। 9503864401 भीष्म प्रकाशन का ये गूगल पे क्रमांक है। इस पर आप पेमेंट करके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका नाम, पूरा पता अगर आप भेजते हैं तो आपको ये घर बैठे मिल सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, इसका बहुत बड़ी स्तर पर प्रचार प्रसार कीजिएगा। अपने लिए खरीदी कीजिएगा, बच्चों के लिए, स्नेही जनों के लिए जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। आगे बढ़ते हैं भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि की ओर। इसके कुछ सूत्र तो हमने पहले के आधे अंश में सुन लिए हैं। जैसे साइंस यह विज्ञान का एक छोटा हिस्सा है। विज्ञान यह अध्यात्म का या धर्म का एक छोटा हिस्सा है। यह सब सत्य की खोज करने वाले ऐसे क्षेत्र हैं। दूसरा, साइंस और प्रौद्योगिकी ये दोनों ही तटस्थ होते हैं। इनका प्रयोग करने वाला यदि सज्जन है तो यह टेक्नोलॉजी उपकारक बन जाती है, और यदि दुष्ट है, दुर्जन है, तो टेक्नोलॉजी हानिकारक बन जाती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास की दृष्टि से, सार्वत्रिकीकरण की दृष्टि से, किसी भी नई खोज का सार्वत्रिकीकरण होने से पहले यह जांचा जाना चाहिए कि क्या वह टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रौद्योगिकी है, वह प्रकृति को हानि पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक पहुंचाता है, जैसे रसायन पहुंचाते हैं, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। न्यूक्लियर पावर यह भी बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल को प्रदूषित करती रहती है। कितनी भी आप सुरक्षा की व्यवस्था करें, ये तो होता ही रहता है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक ऐसे किसी भी प्रौद्योगिकी का विकास न तो किया जाना चाहिए, और यदि एक आपद धर्म के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए किया गया विकास, तो उसका सार्वत्रिकीकरण नहीं होना चाहिए।
पहली कसौटी किसी भी तंत्र ज्ञान के सार्वत्रिकीकरण की, किसी भी प्रौद्योगिकी के सार्वत्रिकीकरण की पहली कसौटी यह पर्यावरण को प्रदूषित न करे, पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, ये जीव श्रृंखला है, इसे न तोड़े, यह इसकी पहली कसौटी है। इसकी दूसरी कसौटी जो है सार्वत्रिकीकरण की, तो दूसरी कसौटी है सामाजिकता की। सामाजिकता यह लोगों के साथ में रहने से, सहवास से, परस्पर संवाद से, परस्पर सहयोग से बढ़ती है। और जो प्रौद्योगिकी इस समाज का साथ में रहने का समय कम करती जाती है या नष्ट कर देती है, समाज को तोड़कर उसको इंडिविजुअलाइज कर देती है, मैं और मेरा ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति बना देती है, ऐसी सामाजिकता को हानि पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी का भी समर्थन नहीं होगा। हम देखते हैं कि दूरदर्शन की आज स्थिति क्या है, आज है और पहले भी। आज तो दूरदर्शन का स्थान मोबाइल्स ने ले लिया है, लैपटॉप ने ले लिया है, लेकिन यह भी एक कुटुंब को एक दूसरे के साथ संवाद उनके बंद करा के एक निष्क्रिय ऐसी मनोरंजन के पीछे लगा देती है। संवाद समाप्त हो जाता है, सहयोग समाप्त हो जाता है, सहकार समाप्त हो जाता है, अपनापन बढ़ने की दृष्टि से निरुपयुक्त ऐसा यह समय बीतता है। तो यदि सामाजिकता की दृष्टि से देखना है तो दूरदर्शन का उपयोग कितना करना और कहाँ रोकना, यह तय करना होगा। इसी प्रकार से आज मोबाइल का विषय है। घर में एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, लेकिन आपस में संवाद नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त है। उसने अपनी अपनी दुनिया चारों ने अलग अलग बनाई हुई है। इस सामाजिकता को हानि पहुंचाने वाला है, इसका विचार तो करना होगा। नीति के अनुसार तो ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को विकास की अनुमति नहीं होगी। विकास का प्रयास करने वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा। उपयोग तो बहुत आगे की बात रही, लेकिन इनका उपयोग भी है। इसे ध्यान में रखकर इसे कितनी अनुमति दी जाए, यह तय किया जाएगा और उसके हिसाब से उतना ही इसका सार्वत्रिकीकरण होगा कि जहां यह सामाजिकता को ठेस न पहुंचाए, बस यह उसकी सीमा है, वहां तक इसके सार्वत्रिकीकरण की अनुमति दी जा सकती है। तीसरा जो स्तर आता है, यह व्यक्तिगत स्तर है। और आज हम देखते हैं जो कंप्यूटर है, ये इसके इतने हमारे बच्चे आदी हो गए हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। यानी व्यक्ति के स्तर पर मानव जीवन को, मानव के व्यक्तित्व को हानिकारक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई प्रौद्योगिकी है, तो उसके ऊपर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उसका कितना उपयोग हो और कहां इसको रोक लगे, इसका विचार होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से इसी का दूसरा पहलू जो है वो यह है, जो सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं, इनके ऊपर पूर्णतः रोक लगे। आपद धर्म के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ मानव जाति का कोई संकट दूर करना पड़े, तो केवल उतने मात्र के लिए इनके विकास की अनुमति हो, इनके प्रौद्योगिकी के उपयोजन की, प्रत्यक्ष उपयोग की अनुमति हो।
कैसे संभव है? आज प्रश्न ये उठता है। मैंने बताया कि कोरोना का एक छोटी सी लेबोरेटरी पूरे विश्व को बंधक बना सकती है, लेकिन इसको सीमित कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे? तो हमें पात्रता की कसौटियां रखनी होंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनके भी सार्वत्रिकीकरण में हमारी नीति काम करेगी, भारतीय नीति काम करेगी, करती रही है। कौन सा ज्ञान किसे देना, किसे नहीं देना, इसका उदाहरण मैं पहले भी बता चुका हूं। महाभारत के काल में ब्रह्मास्त्र जैसा एक दिव्य अस्त्र था, बहुत भीषण, ऐसा संहार करने की क्षमता यह रखता था। महाभारत के युद्ध के समय हम देखते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र की विद्या को जानने वाले, इस प्रौद्योगिकी को समझने वाले, उसका उपयोग कर सकने वाले ऐसे 5-6 लोग तो थे। और इस महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने इसका दुरुपयोग किया, हम देखते हैं। अश्वत्थामा की पात्रता न होते हुए भी उसे पुत्र मोह के कारण यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है द्रोणाचार्य की ओर से। जैसे ही यह ध्यान में आया कि अब मानव जाति का इतना पतन हो गया है कि द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु भी पुत्र मोह में इस भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो नीति है उसका भंग करने लग गए हैं। अपात्र को, कुपात्र को वह ऐसी प्रौद्योगिकी का दान कर रहे हैं। हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के बाद भारत के किसी साहित्य में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का कहीं वर्णन नहीं मिलता। ऐसी प्रौद्योगिकी नष्ट होती है तो हो जाने दे, लेकिन उसका सार्वत्रिकीकरण नहीं होगा, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी है किस लिए? यह मानव के सुख को बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन क्या मानव सुख बढ़ा है इनके कारण? वैसे तो यूरोपीय देशों ने, अमेरिका के साइंटिस्टों ने पिछले 200-300 वर्षों में जो पराक्रम किया है वह तो लक्षणीय है, विलक्षण है। जितना कौतुक किया जाए उनका कम है। इतनी तेज गति से उन्होंने इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है। लेकिन इसके कारण उन्होंने जो जीवन को एक अनिष्ट गति प्राप्त कराई है, इसके कारण पूरी मानव जाति असंस्कृत होती जा रही है। सारे समाजों के जो सांस्कृतिक तत्व थे नष्ट होते जा रहे हैं। ये संस्कृति तो तभी पनपती है जब सापेक्ष स्थिरता होती है। गतिमानता तो जीवन का लक्षण है, तो शून्य गति तो हो नहीं सकती। तो गतिमान तो हर व्यक्ति रहेगा, हर जीव रहेगा। लेकिन केवल गतिमानता से संस्कृति नहीं विकसित होती। जब दौड़ की स्पर्धा होती है तो उससे संस्कृति विकसित नहीं होती है। लेकिन जब सामूहिक कुछ विचार होता है, सामूहिक सहमति से कुछ बनता है, साथ में संवाद होता है, सहवास होता है, तो संस्कृति पनपती है। जीवन को जो अनिष्ट गति वर्तमान प्रौद्योगिकी ने दी है, इस प्रौद्योगिकी में काट छाट कर इस अनिष्ट गति को इष्ट गति तक लाना आवश्यक है। मैंने पीछे एक उदाहरण भी दिया था इसका। भारत की, हमारी समाज जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पंढरी को जो वारी जाती है विठल रखमाई के दर्शन के लिए, एकादशी को वहां पहुंचना है। बराबर इधर देहू आळंदी से यह वारी निकलती है भक्तों की। समय सीमित है, अंतर पता है, और लक्ष्य यह है कि जितने लोग देहू आळंदी से निकले हैं वो सभी एकादशी को पंढरपुर पहुंच जाए। यह सब जब होता है तो
यह जो सहवास से संस्कृति कैसे विकसित होती है, इसे समझने का यह बहुत समर्थ ऐसा एक साधन है। आप कभी इसमें शामिल होकर देखिए, सम्मिलित हो जाइए, इसके साथ में जुड़िए, तब आपको ध्यान में आएगा किस प्रकार से इस वारी के बीच में मुश्किल से 15 दिन की होती है। जिस प्रकार से लोगों के संबंध बनते हैं इसमें, वो आजीवन संबंध बने रहते हैं। तो संस्कृति का विकास इस प्रौद्योगिकी ने नष्ट कर दिया है। तो फिर से संस्कृति का विकास करना है तो प्रौद्योगिकी को की काटछाट तो करनी पड़ेगी। कहाँ कैसे करना, यह भारतीय दृष्टि जिनके पास है, जो धर्म को अच्छी तरह से समझते हैं, अलग अलग सृष्टि के अस्तित्वों के धर्म को समझते हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोग तय करेंगे कि कौन सी प्रौद्योगिकी को पर्यावरण के इसमें से छूट देनी चाहिए, कौन सी प्रौद्योगिकी को सामाजिकता की कसौटी से छूट देनी चाहिए, और कौन सी प्रौद्योगिकी को व्यक्तिगत दृष्टि से हानिकारक होने के कारण छूट नहीं देनी चाहिए। पूरे जीवन का लक्ष्य, समाज जीवन का लक्ष्य, हमने पहले अपने व्याख्यानों में हमने जाना है, यह लक्ष्य तो सर्वे भवन्तु सुखिनः से अन्य कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का आधारभूत तत्व तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही रहेगा। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः को भी मैं फिर एक बार दोहराता हूं, पहले एक बार बता चुका हूं। इसका विस्तार कितना है इसे समझना होगा। तो सबसे नीचे का जो स्तर है वह है मम सुखाय मम हिताय, मेरे सुख के लिए और मेरे हित के लिए। इससे ऊपर का जो स्तर है, उससे यानी पहले स्तर से श्रेष्ठ स्तर, वह है मम जन हिताय मम जन सुखाय। मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे कुटुंब के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, वह सुखी हो जाए। मम जन हिताय मम जन सुखाय, उसका दूसरा स्तर है। तीसरा आता है स्तर बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अब ये वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, वो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हम त्रिशंकु के हालत में खड़े हैं आज। यानी हम भारतीयता की ओर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिचकिचाते हैं। और इस कारण हमारे यहाँ आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा कहीं कहीं कितनी ही पंचायतों के सभा कक्ष में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वास्तव में तो यह तो बहुत निकृष्ट ऐसा मानव जीवन का लक्ष्य है। इससे आगे का लक्ष्य, इससे ऊंचा लक्ष्य जो है वह है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दुनिया के मानव जाति का हर मानव सुखी हो, उसके हित की बात होनी चाहिए, उसके हित का विचार होना चाहिए, उसके हित के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए। लेकिन भारतीय विचार जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार है, ये इससे भी ऊंचे स्तर का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है केवल मानव जाति ही नहीं, तो चर और अचर ऐसी जो भी सृष्टि है, इस चर और अचर सृष्टि के हित में काम करने वाली यह नीति हो। प्रौद्योगिकी का विकास इस चराचर के हित की दृष्टि से होना चाहिए। इस चराचर के हित की दृष्टि से हमारी नीतियां तय होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ इतना व्यापक और विशाल और विशद करने की आवश्यकता है। और इस सर्वे भवन्तु सुखिनः में इसका विश्लेषण हम यदि करते हैं तो 4 प्रकार के कर्म आते हैं इसमें। 2 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म है कि जिससे सबका लाभ होता है, सबको
सुख प्राप्त होता है, ऐसे कर्म। दूसरा है ऐसे कर्म जिनसे मुझे लाभ मिलता है या कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन हानि किसी की नहीं होती। ये दोनों ही सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए करणीय ऐसे कार्य हैं। ऐसी सब प्रौद्योगिकियां जो हैं, यह सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत हैं। लेकिन अलग जो दो कर्म हैं, एक कर्म है जिसके कारण सारी सृष्टि को हानि होती है, जैसे पर्यावरण का प्रदूषण है, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः से विपरीत है, अकरणीय है। और दूसरा है कि कुछ लोगों के लिए हितकारी है लेकिन बाकी लोगों के लिए अहितकारी है। जैसे रासायनिक उद्योग होता है तो उसमें काम करने वाले लोगों का हित भी होता है, लेकिन रोजगार के लिए वो सहन कर लेते हैं, कम से कम रोजगार तो मिलता है उनको। लेकिन दुनिया भर की जितनी भी समस्याएं हैं, ये इसी प्रकार की कुछ लोगों के हित में है और कुछ लोग बाकी सबके अहित में है। ऐसे जितने भी विषय हैं, यही वास्तव में मानव जाति के सामने खड़े हुए ऐसे संकट हैं। इसे समझना होगा और इस दृष्टि से ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा जो किसी के भी अहित में काम न करती हो, सबके हित के लिए काम करती। इस प्रकार से जीवन को अनिष्ट गति न देने वाली प्रौद्योगिकी रहेगी। अनिष्ट गति देने वाली प्रौद्योगिकी का धीरे धीरे करके हमें त्याग करना होगा। आज जो विश्व की स्थिति है, उसमें नीति की दृष्टि से यदि आप इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास और उसमें ही अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, तो यह दुनिया के अन्य देशों के लिए, अन्य समाजों के लिए बहुत हितकारी होगा। वो आपको जीने नहीं देंगे, आपका शोषण करना शुरू कर देंगे। इसलिए भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का एक बिंदु यह भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली, दुनिया के सबसे संहारक, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ऐसे सुरक्षा के उपकरण हम निर्माण करें। दूसरा कोई देश अपने स्थान से कोई परमाणु बम भारत के ऊपर छोड़ता है तो भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही उसका शमन कर दे। ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास हमें करना होगा। प्लास्टिक की उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो प्रकृति में सहजता से घुल जाए, ऐसे पदार्थों का निर्माण करना होगा। उसके लिए खोज कार्य करना होगा। इसके लिए तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए भी काम करेगा कि जिससे हम दुनिया के सामने एक शक्तिशाली समाज के रूप में, एक सुसंस्कृत समाज के रूप में, एक आदर्श समाज के रूप में खड़े हो सकें, जिसके विरोध में विचार करने की भी किसी के मन में इच्छा न हो, हिम्मत न हो। ऐसी महाशक्ति, सामरिक दृष्टि से महाशक्ति तो हमें बनना ही होगा, बने रहना ही होगा। ऐसे हम जब तक रहे तब तक विश्वगुरु रहे। और इस दृष्टि से इस विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब एक बात, इसका हमें अनुपालन कैसे करवाना है, यह अनुपालन का विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार के प्रौद्योगिकी का विकास हमने किया है, बड़े बड़े यंत्र बनाए गए हैं जिनके कारण समाज समस्याग्रस्त हो गया है। बेरोजगारी, संस्कृति का नाश, जीवन की अनिष्ट गति, आयुर्वेद जैसे अत्यंत उपकारी स्वास्थ्य का विचार करने वाली ऐसी जो विधाएं हैं, इनको बहुत निम्न स्थान प्राप्त हो गया है और जीवन को गति देने वाले ऐसे एलोपैथी के को मान्यता मिलती जा रही है, जो मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपके अंदर जो रोग के जंतु हैं उनको मारने के साथ में आपके जीने के लिए जो सूक्ष्म जीव शरीर में काम करते हैं उनको भी मारते जाते हैं।
आपके स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं। इस प्रकार से इस विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का अनुपालन कैसे करवाया जाए, इस दृष्टि से हमें कौटुंबिक उद्योगों के दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से सबसे पहले तो एक मंत्रालय या एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विभाग शुरू करना होगा हर प्रांत में और केंद्र में, कि जो कौटुंबिक उद्योगों के लिए उपयुक्त ऐसी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, कम से कम रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया जितनी बार होती है उसके ऊपर, उतना ही वह पदार्थ प्रकृति में घुलने से कठिन हो जाता है, घुलने में कठिन हो जाता है। इसलिए कम से कम रासायनिक प्रक्रियाओं का उसमें प्रयोग हो, यथासंभव हो ही नहीं। अनवीकरणीय, नवीकरणीय इनका विवेक उपभोग के इसमें रखा जाए। प्राकृतिक संसाधन जो नवीकरणीय है, यथासंभव उनके आधार पर ही मानव जीवन और सुखी बन सके। इस प्रकार से कौटुंबिक उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, विभाग शुरू करने होंगे। हमारी शिक्षा क्षेत्र में इस भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को प्रस्तावित करना होगा, प्रतिष्ठित करना होगा। कुटुंब शिक्षा में भी इसे लाना होगा। हमारे अध्यापक जो हैं, जो आज इस विशालकाय अधिक से अधिक बड़े से बड़े ऐसे उपकरणों का, उनकी प्रौद्योगिकी का विचार और करने में सक्षम हैं और उसके विशेषज्ञ भी बन गए हैं, ऐसे लोगों को नई कौटुंबिक उद्योग पर आधारित या उनके लिए उपयुक्त ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास की दृष्टि से फिर से प्रशिक्षण देना होगा, शिक्षित करना होगा और उन्हें बाध्य करना होगा कि वे, एक उनका तबका तो ये इसके ऊपर काम करेगा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी संहारक शक्ति के रूप में, सबसे बड़ी संरक्षक शक्ति के रूप में भारत को खड़ा करे। ऐसे इने गिने चुने हुए ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक छोड़कर बाकी सब जो अध्यापक और हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको बाध्य करना होगा कि वह कौटुंबिक उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें। इस दृष्टि से उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बार बार प्रशिक्षण जैसे आज भी दिया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी दृष्टि से वो उन्हें अवगत कराने के लिए सेमिनार्स किए जाते हैं। ऐसे सेमिनार्स के माध्यम से यह कौटुंबिक उद्योगों पर आधारित या उनके लिए उपयुक्त ऐसी प्रौद्योगिकी, इसको हमें विकसित करना होगा। यह जो कौटुंबिक उद्योग के लिए जो प्रौद्योगिकी बनेगी, ये प्रकृति सुसंगत होगी, सामाजिकता के लिए अनुकूल ऐसा वातावरण समाज में निर्माण करेगी। और इस दृष्टि से हर प्रकार की सुविधा कौटुंबिक उद्योग चलाने वालों को देनी होगी। जो विशाल उद्योग हैं, जो ऐसे कौटुंबिक उद्योगों को नष्ट करने के लिए विविध प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे, विज्ञापनबाजी करेंगे, उनके ऊपर कठोरता से नियंत्रण करना होगा। इस प्रकार से जब हमारी नीति का अनुपालन करने के लिए हमारा यह जो प्रौद्योगिकी नियंत्रण विभाग है, उसमें 3 प्रकार की कसौटियां लगानी होगी। एक, प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण को रोकेगी, पर्यावरण की हानि को रोकेगी। दूसरी, सामाजिकता की हानि को रोकेगी। और तीसरी, व्यक्तिगत स्तर पर हानि को रोकेगी। इस प्रकार की 3 कसौटियां, इसके आधार पर ही किसी भी प्रौद्योगिकी को सार्वत्रिकीकरण के लिए अनुमति मिलेगी। और आज जो संहारक, जो कुछ लोगों के हित की और बहुत सारे लोगों के अहित की
ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं, उनको धीरे धीरे उनको निरुत्साहित करते हुए उनको धीरे धीरे रोकना होगा। इस प्रकार से हम जब करेंगे, तब जाकर एक विश्व गुरु के रूप में हम खड़े हो पाएंगे। तब जाकर लोग हमारे पास आएंगे कि आपने किस प्रकार से कौटुंबिक उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है, कि जिसमें अर्थ का अभाव भी नहीं रहता, प्रभाव भी नहीं रहता, बेरोजगारी का तो शब्द ही नहीं आता उसमें। किस प्रकार का समाज जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ, सुसंस्कृत, सुरक्षित, ऐसा समाज जीवन आपने विकसित किया है, हमें सिखाइए। लोग आएंगे हमारे पास, लेकिन इसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी होगी। साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि को स्थापित करना होगा, इसकी श्रेष्ठता को समझाना होगा लोगों को। और ये जो दुनिया में जो पतन होता है ना, दुनिया में जो हानिकारक कार्य चलते हैं, इसके लिए सामान्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। हालांकि उस गलत प्रौद्योगिकी का उपयोग तो सामान्य मनुष्य भी करता है, लेकिन मूलतः उसका विकास और सार्वत्रिकीकरण करने वाले जो महाजन लोग हैं, जिन्हें भगवत गीता में कहा है यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना, बाकी सब लोग तो इनका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे जो 5-10% लोग हैं, विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, जो अपने को साइंटिस्ट कहते हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। इनकी गलत विज्ञान प्रौद्योगिकी दृष्टि के कारण आज विश्व का मानव समाज यह विनाश की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। और इस दृष्टि से इन लोगों को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि को समझाने की दृष्टि से, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक, वास्तव में नकारात्मक कुछ होता ही नहीं है, जो सकारात्मक या जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े, वह करने के लिए जो भी नीतियां अपनानी पड़े, उसको अपनाकर हम एक आदर्श दुनिया के सामने रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इसकी पार्श्वभूमि है, हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास है कि जिन्होंने विमान बनाए, जिन्होंने रसायन बनाए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के संहारक अस्त्र शस्त्र निर्माण किए, लेकिन सामाजिकता को, पर्यावरण के प्रदूषण को कभी हानि नहीं पहुंचाई। यह है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि, इसे हमें समझना होगा। अगले व्याख्यान का विषय हमारा होगा भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मानस शास्त्रीय दृष्टि। धन्यवाद। स्वाति जी। जी सर, जिन्हें आज के सेशन पर कोई सवाल पूछना है, शंका है, तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। लगता है आज किसी को कोई शंका नहीं है। नहीं, विषय भी बहुत सरल विषय नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है सरल बनाकर रखने का, सब लोग समझ सकें। केतन जी पुरोहित पूछना चाहते हैं कनाडा से। हाँ, कौन? केतन जी पुरोहित, पूछिए। केतन पुरोहित जी, बोलिए। केतन जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा एक विचार था, क्योंकि शायद हम लोग वो समय से एक्सपोज नहीं हुए और हमें वो इतिहास भी शायद नहीं सिखाया गया, मगर आज ये दिखता है कि पृथ्वी बहुत छोटी हो गई है। मतलब कि जो कम्युनिकेशन अमंग कंट्रीज एंड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, वो बहुत स्पीडी भी हो गया है, और साथ में हर एक देश की, उनके लोगों की जरूरतें भी व्यक्तिगत और सामूहिक तरीके से अलग अलग है। तो उनमें अपने देश के लिए और खुद के समाजों के लिए घर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अपना संभालना पड़ेगा। ये चीज में वैश्विक दृष्टि से, ये हमने जो आज टॉपिक पर बात किया, उसको कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, इसका तो यानी किसी भी समस्या को यदि सुलझाना है, तो पहले उसका जो वैचारिक पक्ष है, वैचारिक उसकी जो नींव है,
उसको ठीक करना होगा। पहले तो हमें ये समझना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः तो सब चाहते हैं, मन में तो सब चाहते हैं, प्रत्यक्ष में कहते नहीं है। भारतीय छोड़कर अन्य कोई समाज नहीं कहता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पकड़ कर पूछो कि अरे भाई सब सुखी हो जाएंगे तो आपको दुख होगा क्या, तो जी कोई नहीं कहेगा। सब सहमत होंगे कि सब सुखी होने चाहिए। प्रश्न ऐसा है कि हम इसके विषय में क्या विशेषज्ञ हैं? क्या लोगों को मार्गदर्शन करने की हमारी कल्पना है, हमारी क्षमता है, हमारी स्पष्टता है? तो पहला विचार तो यहीं से शुरू होगा कि हम जो बौद्धिक स्तर पर जो मैंने बताया 5-10% जो श्रेष्ठ जन हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन उनको प्रयास करने से पहले, क्योंकि वो तो उनमें तो बहुत अहंकार भरा होता है, तो प्रथित यश होते हैं, सफल जीवन बिताया होता है उन्होंने, तो दूसरे किसी का क्यों सुने? जी इसके लिए ये बहुत बड़ा संकट है कि जो लोग इसे समझने चाहिए, उनमें अहंकार इतना होता है कि वो सुनते नहीं आपकी। तो हमें अपनी तपस्या बढ़ानी होगी, तब जाकर लोग हमारी सुनेंगे, तब जाकर लोग हमारी मानेंगे। और इस दृष्टि से दुनिया भर में जहां भी हम जितना संभव हो विरोध को निमंत्रित न करते हुए हम विषय तो रखें, विचार तो रखें, सक्षमता से रखें, सब लोग उसको निगल सकें, सहजता से स्वीकार कर सकें, इस ढंग से रखें। जी और फिर भी इसका प्रारंभ तो भारत से करना होगा। तो भारत में इसके लिए जितनी व्यापक और गहरी ऐसी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि उपलब्ध है, ऐसी दुनिया में अन्यत्र नहीं है। इसके लिए इसका एक, जिसे हम वर्किंग मॉडल कहते हैं, काम करने वाला जीवन का प्रतिमान, ये हम भारत में जब तक इस प्रकार का कोई प्रतिमान सिद्ध करके नहीं दिखाते हैं कि आजकल के कालखंड में भी, आजकल के युग में भी इस प्रकार का जीवन जिया जा सकता है, तब जाकर लोग सुनेंगे। मैंने जो विश्व गुरुत्व की बात की थी अभी, हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक और तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के अनुसार कैसे जिया जाता है, इसका एक नमूना सामने रखो दुनिया के सामने, और उसके साथ में इतने बलशाली बने रहो कि कोई विचार भी न कर सके आपके साथ में शत्रुत्व करने का। तो यह दोनों ही पहलुओं पर हमें काम करना होगा, साथ जी में काम करना होगा। जी तो इसका प्लेटफॉर्म कौन सा लिया जाए, मतलब सामाजिक लेवल से प्लेटफॉर्म लिया जाए या राजकीय लेवल से लिया जाए, कौन से लेवल से ये प्लेटफॉर्म लिया जाए? हाँ, आपने प्रश्न पूछा, यही वास्तव में तो भारत के विद्वानों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वह समझते हैं कि बस एक प्लेटफॉर्म हम पकड़ लेंगे तो ठीक कर देंगे बाकी सब। ऐसा नहीं होगा। यह तो हर जो पहलू है, हर प्लेटफॉर्म जो है, उसमें से इसकी मांग खड़ी करनी होगी। अभी कल ही मैं कुटुंब प्रबोधन के कार्यकर्ता से बात कर रहा था। मैंने उनको बताया कि आप कुटुंब प्रबोधन की अच्छे प्रांत स्तर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि कानून इसके ठीक नहीं होंगे तो कुटुंब ठीक हो जाएगा? क्या अर्थव्यवस्था में आप नौकर बनाने वाली अर्थव्यवस्था चलाए रखेंगे तो कौटुंबिक उद्योग खड़े होंगे? आप विद्यालय में पढ़ाएंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, तो क्या संयुक्त परिवार बन सकेंगे? तो ये केवल कुटुंब प्रबोधन का विषय केवल कुटुंबों में जाकर करने से नहीं होगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, ऐसे जीवन के हर क्षेत्र को भारतीय बनाने का जब एक अभियान चलेगा, तब जाकर यह संभव होगा। हमें तो उस अभियान के एक अंग के रूप में विचार करना होगा, लेकिन समझ तो हमारी समग्रता की ही रखनी होगी। भले ही हम उद्योग क्षेत्र के भारतीयकरण के लिए प्रयास करने वाले हों, लेकिन जीवन की समग्रता का विषय, जीवन के भारतीय प्रतिमान की समझ तो हमारी अच्छी होनी चाहिए।
उसकी नींव के ऊपर ही हमारे विभिन्न क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। इसे समझने वाले विशेषज्ञ जो हैं, इनकी संख्या बढ़ानी होगी। आज दुर्भाग्य से अपने अपने विषय के विशेषज्ञ कहलाते हैं लोग, और जिनका सामाजिकता से, जिनका सामाजिक स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं होता। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स, कैसे हो सकता है, लेकिन पढ़ाया जाता है। इस दृष्टि से विद्वान किसे कहना, विशेषज्ञ किसे कहना, इनकी परिभाषाएं हमने भारतीय परिभाषाओं को प्रस्थापित करना होगा। अरे तुम यदि भारत सामाजिकता की समझ नहीं रखते, यदि केवल मानव अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हो, तो आप भारतीय नहीं हो। क्योंकि मानव के अधिकार अलग से कहां से आ गए? जो जन्मा है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो सामर्थ्यवान है वो दुर्बलों की रक्षा करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसे समझने वाले लोग तो हमें हर क्षेत्र में खड़े करने ही होंगे। इसलिए केवल कोई एक प्लेटफॉर्म लेकर यह चलने वाला अभियान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि समग्रता की समझ रखकर हमने कुटुंब को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करने शुरू किए, और ये प्रयास केवल कुटुंब में जाकर उनके लिए कुछ छोटी मोटी बातें, अच्छी बातें हो, गलत नहीं है, काम तो अच्छा ही है वो, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसे हमें समझना होगा। और इसके लिए कुटुंब सुदृढ़ीकरण यदि करना है तो जीवन के सभी पहलुओं से उसका विचार करना होगा। कानून के क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, संविधान के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि, ऐसे सभी क्षेत्रों से इसे समझना होगा। जी, तो मैं आपका ज्यादा समय ले, एक्चुअली ये है कि मैं जब छोटा था और पढ़ाई करते थे, जब बोलते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, और उसको बहुत ही निम्न गिना जाता था। जबकि मैं बहुत छोटा था जब से मुझे उसका विरोध था कि आदमी, मतलब ऐसा है कि अर्जुन को एक ही आंख दिखती है और वो लक्ष्य भेद कर देता है, मतलब वो कर देता है। मगर मैंने हमेशा ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति इतना फोकस्ड हो तो छोटा बच्चा भी आके बाजू में से उसके पेट में छुरा मार के जाएगा तो अर्जुन भी मर जाएगा। कहने का मतलब वो इतना फोकस्ड नहीं होना चाहिए। वो एक, जैसे गिलहरी का कहते हैं, ऐसे फोकस्ड ऑन द कॉकरोच बट ऑल्सो हैविंग द अवेयरनेस ऑफ द अराउंडनेस, सो दैट उसको कोई आके ना मार जाए। ऐसे तरीके की शिक्षण व्यवस्था से मेरे ख्याल से शुरुआत होनी चाहिए कि एक, मतलब ऐसे ऐसे विचारों से, फिर वो विचार शिक्षण में हो या इंडस्ट्री में हो, कि मैनेजर हो तो सिर्फ टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, उसे मजदूरों के वेलफेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे ऐसे थिंकिंग मेथोडोलॉजी की शुरुआत हो, कोई एक बेस से, या तो धार्मिक बेस से हो, गीता लेके हो, कहाँ से भी हो, वो फिर वो केतन व्यक्ति जी, अपने क्षेत्र में जाके करेगा, ऐसा मुझे लगता है। केतन जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। देखो, हमारे यहाँ भारतीय भाषाओं में एक शब्द है अष्टावधानी। अच्छा, वो क्या है? ये अष्टावधान का अर्थ ऐसा है कि 8 अलग अलग प्रकार के पहलुओं का एक साथ जो विचार कर सकता है, क्या ये कहा आपने? अष्टावधानी। ये अष्टावधानी। अष्टावधानी जो है ना, हाँ यह हाँ। वास्तव में हमारे विशेषज्ञ होने चाहिए। अच्छा, वो आप गुरुजी जरा बताएंगे यानी, 2 मिनट? हाँ, तो यानी जैसे आपने बताया अर्जुन का, कि उसका लक्ष्य की ओर तो पूरा ध्यान है, लेकिन उसके साथ में ही आसपास क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखता है, और उसको वह सब ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित किए हुए, यह समग्रता की समझ रखते हुए विशेषज्ञ बनना किसी विषय का। एक हम हमेशा, मैं संघ के संचलन में सम्मिलित होता रहा हूं, वंशी बजाता रहा हूं, कभी आनक बजाया, कभी शंख भी बजाया। अब वहां चलते समय, संचलन में चलते समय, एक तो आपके पैर जो हैं वह उस घोष का जो ताल है उसके साथ में चलने चाहिए। अब वो पैरों का की ओर ध्यान भी देना रहता है, तो एक के साथ में बायां कदम आए, 2 के साथ में दाहिना कदम आए, लेकिन उसके साथ में ही जो सुरों का ज्ञान है उसे भी ध्यान में रखना होता है।
उसके अनुसार वंशी के ऊपर उंगलियां आगे ऊपर नीचे उठाना, यह करना पड़ता है। तो दिमाग एक साथ ऐसे 3 कामों के ऊपर तो काम करता ही है कि पैरों को वह उस ताल के साथ चलने के लिए वह मार्गदर्शन करता है, साथ में ही वह सुर, सही सुर आपकी वंशी में से निकले या शंख में से निकले, इसके लिए मार्गदर्शन करता है। और ऐसे सुर निकालने के लिए आपकी जो शारीरिक हलचल है उसके लिए भी मार्गदर्शन करता है। ये तीनों प्रकार का, और उसके साथ में ही और भी ध्यान रखना होता है कि घोष का जब चलता है तो लोग अपने अपने इसमें व्यस्त रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ से एक आदमी घुसता है और आर पार निकल जाता है घोष के पथक के बीच में से। तो इसका भी ध्यान रखना होता है कि कोई बीच में से घुस न जाए, और कोई घुसता है तो उसे रोकने वाला इतना वह सजग रहे। इस प्रकार से कम 4 क्षेत्रों में तो वह यदि अवधान ठीक से रखेगा, ध्यान रखेगा, तब वह घोष में काम करने के लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार से अष्टावधानी होना, इस प्रकार से सर्वज्ञ होकर एक विषय का विशेषज्ञ जो होता है वह वास्तव में विशेषज्ञ है, इसे प्रस्थापित करना होगा। जी, और मेरे ख्याल से वो बचपन से ही सिखाना होगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल तो सही बड़े कहा होके वो आपने, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यह तो संस्कारों से, संस्कारों की जो आयु है वहां से शुरू करना होगा, और उससे भी पहले जाकर गर्भ धारणा के समय ही इस प्रकार का जीवात्मा जो आए वह ही अपने पूर्व कर्मों के कारण यदि अष्टावधानी है, ऐसा ही मेरे घर में जन्म ले, वहां से शुरुआत होती है इसकी। गुरु जी, अष्ट का कौन से 8 है, बता सकेंगे आप? मुझे भी जरा खोजना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी उसके ऊपर जो विचार नहीं किया। आपने अच्छा किया ऐसा प्रश्न पूछा, और मेरे भी दिमाग में आया कि अष्टावधानी यह शब्द क्यों आया। ठीक है, और मैं अन्य भी किसी समाज में, इस प्रकार के किसी भाषा में अष्टावधानी ऐसा शब्द नहीं है। जी, मैं भी उसको खोजने की कोशिश करूंगा और बाद में हाँ, अगर बिल्कुल करिए। 8 अवधान कौन से होते हैं, और ये अष्टावधानी, इसे हम ठीक से समझें। ये अष्टावधान का अर्थ 1 2 3 4 5 ऐसा, इस प्रकार से अष्टावधानी शायद अष्टधा प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, हो सकता है, ढूंढना चाहिए। शायद इसका और कोई अर्थ हो, कि जैसे मैंने अभी संघ के घोष में, बैंड में जब चलते हैं बजाते हुए, तो किस प्रकार के अवधान रखने पड़ते हैं। आगे जो घोष प्रमुख होता है, 5वां अवधान में घोष वालों का बताऊं, आगे जो घोष प्रमुख होता है वो घोष दंड जो है उसके आधार पर संकेत देता रहता है कि अभी शंख ने बंद करना है या शंख की शुरुआत होनी है। उस संकेत की ओर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 5वां जो अवधान है ये घोष में ही प्राप्त हो जाता है। 5 अवधान तो ध्यान में रखने ही पड़ते हैं, और भी ध्यान रखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। और एक ध्यान अष्टावधान में, 6ठा ध्यान भी, अवधान भी मैं बता दूं। आस पड़ोस में लोग इस संचलन को देखते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया उसमें देते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है भाई। अब इसका भी अवधान रखना पड़ता है कि उसकी ओर आप ध्यान रखेंगे तो आपके दूसरे अवधानों की ओर आपका जो लक्ष्य है वो छूट जाएगा। तो इस प्रकार से 6 अवधान तो मैंने, और इसीलिए अष्टावधान में केवल यही अवधान, ऐसा नहीं होगा, शायद अलग अलग कामों के लिए अष्टावधान अलग अलग हो सकते हैं, यह भी संभव है, पता करना चाहिए। जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, मैं उसके ऊपर चिंतन करूंगा कि अष्टधा प्रकृति है और हर एक कार्य के लिए कोई एक प्रकृति की ज्यादा जरूरत होगी, बाकी प्रकृतियां कम लगेगी, मगर जी, फिर भी लगेगी तो सबकी सब साथ में, क्योंकि मनुष्य देह है तो अष्टधा प्रकृति के साथ में है। तो कोई अष्टधा एक प्रकृति के बिना तो कोई सृष्टि का अस्तित्व है ही नहीं। जी, तो इसके लिए जो एक प्रकृति कोई एक कृति या कर्म करने के समय ज्यादा प्रभावी हो वो लक्ष्य होगी, और बाकी की प्रकृतियां वो आजू बाजू की उसकी निरीक्षक होगी। और फिर जैसे जैसे कर्म और प्रकृति बदलते जाए वैसे वैसे एक एक प्रकृति अपनी अपनी लीड लेगी और बाकी प्रकृतियां उसको सपोर्ट करेगी, वो भी शायद हो सकता है, मैं चिंतन बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपने बिल्कुल आगे ठीक विचार किया।
समय की ये तो मर्यादा को देखते हुए आप- हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस दृष्टि से कुछ विचार को चालना मुझे भी मिली है। मैं भी सोचूंगा इसके ऊपर, ये अष्टावधानी होता क्या है और कैसे निर्माण किया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुलदीपिका केसकर भाग्यनगर से। नमस्कार सर. नमस्कार, बोलिए। हा, काही नाही, माझ्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर ह्याच्यामध्येच मिळालेली आहेत. फक्त एवढंच एक इच्छा होती की सगळ्या मुलांना शाळेमधून भगवद्गीता शिकवणं आवश्यक आहे, एवढीच माझं सजेशन आहे. तुम्हाला तुमच्या तोंडात तूप साखर जेवढ्या लवकर आमच्या शिक्षण क्षेत्राला जाग येईल हा, तेवढं चांगलं होईल. बस तेवढीच अपेक्षा होती. हाँ, अपने शिक्षा क्षेत्र को जितने जल्दी जागरूक किया जा सकता है उतना अच्छा होगा। देखो, भारतीय शिक्षण मंच ने भारतीय जीवन इस नाम से एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, आपकी सबकी जानकारी के लिए। आगे एक उसका सत्र इस व्याख्यान माला में मैं लेने वाला हूँ, इसके लिए अभी मैं उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करता, लेकिन ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है हमने कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है और जो एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम कर सकता है, जहाँ से कुटुंब शिक्षा का विषय, जनता में लोक शिक्षा का विषय, ऐसा उसका विस्तार आगे जाकर किया जा सकता है। उसका विचार आगे के एक व्याख्यान में हम अवश्य करने वाले हैं। आजचं व्याख्यान खूपच सुंदर झालं, अगदी प्रबोधन सारखं झालं, मला खूप आवडलं. धन्यवाद सर. चलिए, धन्यवाद। प्रदीप कुलकर्णी, आप पूछना चाहते हैं? प्रदीप जी, शायद नहीं, गलती से उन्होंने माइक ओपन किया है। आज के सत्र में यही रुकते हैं। अगले गुरुवार यानी 1 दिसंबर को फिर से मुलाकात होगी आपके साथ। उस वक्त हम भारतीय मानस शास्त्रीय दृष्टि के बारे में जान लेंगे। श्लोक से हम सत्र का समारोप करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते।